बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जुलाई में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि रिजवान तो ऑलरेडी ऑप्शनल थे, उसके अलावा साउथ शकील जो है ना, वो भी अब इंजरी के मसाइल का उनको सामना है और वो भी उनकी भी शिरकत अब मशकूक होगी आगे आने वाली सीरीज़ में। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को दशका तो है ही। अब देखना है कि इनको रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान पे बैकअप के तौर पर क्या है। अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान के बैकअप की, तो रोहेल नज़ीर गालिबन इस कैंप को ज्वाइन कर चुके थे। उनके बैकअप के तौर पर अब साउथ शकील जब गए हैं तो अब डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई बैटर चाहिए होगा। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जो है अब वो किस पर इंतजार करती मिडिल ऑर्डर को लेकर, ये अब एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि तैयारी हमने की नहीं हुई। इसके अलावा जी बात करेंगे हम वर्ल्ड कप जो चल रहा है, विमेन वर्ल्ड कप। मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को अंडर द सुपरविजन ऑफ सर वहाब रियाज और एंड हिज कंपनी। तो ये सूरत हाल चल रही है। आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसी आ रही है परफॉर्मेंसेज और ऑन व्हाट बेसिस वहाब रियाज साहब एसोसिएट हैं वुमेन क्रिकेट टीम के साथ और ये दौरे भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ऐशो इशरत चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हॉकी की अगर बात करें तो FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को एक करीबी मुकाबला था, 4-3 से शिकस्त दे दी है पाकिस्तान को और ये सूरत हाल बनी हुई। एक खासा करीब जाकर मैच पाकिस्तान हार गया। इसके अलावा फुटबॉल पर हम मैच करेंगे। आज 6 मैचेस खेले जाने हैं, जिसमें कनाडा स्विट्ज़रलैंड है, बोस्निया कतर है, स्कॉटलैंड ब्राज़ील है, मोरक्को हैटी है और इसके अलावा मैक्सिको का मैच है, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया का मैच है। तो ये इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्लस कल रात 10 बजे का इंतज़ार था तो रोनाल्डो ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टीम है पोर्चुगल, वो 5-0 से उज़्बेकिस्तान से जीत गई, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए हैं, जिससे रोनाल्डो के जो फैंस हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस पर आगे चल के हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब और अली तिनौली की। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अली भाई, सर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ आ रही है, इंग्लैंड सीरीज़ है। अब रिजवान भी ऑप्शनल थे, वो भी गए। साउथ शकील जो है वो भी जनाब आप डाउट में हैं कि उनके भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं फिटनेस को लेके। आप समझते हैं कि बैकअप पे अब हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील को रिप्लेस करें? हमने बीइंग कीपर तो अगर उसको रिप्लेस किया तो रोहेल नज़ीर से हमने कर लिया है। आपने लास्ट टाइम जब कैटेगरीज अनाउंस हुई थी तो आपने बड़ा एतराज़ किया था कि किस परफॉर्मेंस पे वो कैटेगरीज अनाउंस हुई थी। तो ये परफॉर्मेंस है हजूर कि आपकी फिटनेस ही नहीं है। जब आपकी फिटनेस की बात की जाए तो आपसे खेला नहीं जाता। आपको याद होगा लास्ट शो में जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने आप देख लें। कोई फिटनेस का बहाना हो रहा है, कोई इंजरीज का बहाना हो रहा है और कोई कह रहे हैं कि जी कंडीशंस बहुत सख्त हैं। अभी वो आप देखें कि एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ पे ये बात हो रही है कि जी एक्सट्रीम वेदर में खिलाया जा रहा है। तो आपको क्या करें, आपको रात में क्रिकेट खिलवाते हैं, वो एक ऑप्शन है। और इतने अरसे से जो हम ये यहाँ रोना रो रहे थे कि आपके पास बैकअप नहीं है, तो हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा और वही उनको लगता है और जो सुनने वाले हैं वो कहीं और मसरूफ हैं। जब हम उन पे एतराज़ करते हैं तो यहाँ पे सवाल उठाया जाता है कि जी आप उन पे एतराज़ नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी पर वो कहीं और अच्छी है। जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं PCB का मामला है, PCB को अगर देखा जाए तो ना हमारे पास बैकअप है, ना हमने टैलेंट हंट के लिए कभी कोई प्रोग्राम शुरू किया है। वहाँ जब आकिब जावेद से सवाल होता है कि आपने टैलेंट हंट के लिए क्या किया है, आप ग्राउंड में नहीं जाते, तो वो कहते हैं नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि वहां से हम जो वीडियोस हैं वो हमें मिल जाती हैं तो हम घर बैठ के देख लेते हैं। तो हमें क्या जरूरत है ग्राउंड जाने की? बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है ग्राउंड जाने की। और फिर आप उनसे सवाल होता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कब तक क्रिकेट को बेहतर कर लेंगे? तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ जादू की छड़ी थोड़ी है, आप मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पर तनकीद भी ना करें, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते और ना मैं क्रिकेट को ठीक करूंगा, ना आप लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। उसी तरह एक और हमारे जो नए हीरे आए हैं वहाब रियाज साहब, जो कि बहुत लाडले हैं, उनकी परफॉर्मेंस ये है कि उन्होंने वुमेन क्रिकेट को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वहां वो स्टेक खिला रहे हैं अपनी बंदियों को, वो कह रहे हैं कि यार कोई जरूरत ही नहीं है परफॉर्मेंस। और जब उनसे प्रेशर होती है वो कहते हैं कि हम अपने आप को शिकस्त दे के आए हैं। ये तो जब आपका मेरिट है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, तो आप कैसे चीजों को ठीक करेंगे? वुमेन क्रिकेट की बात करें,
वहाँ आलिया रियाज ने उनकी जगह सिद्रा अमीन अच्छी भली खेलती हुई बंदी जिसकी परफॉर्मेंस भी थी, उसको इस वजह से बाहर किया कि आलिया रियाज को खिलाना था। और एक ये फैमिली क्रिकेट बन गई है, हमें समझ नहीं आ रही ये क्रिकेट कब जाके बेहतर होगी। और ये जो हम तनकीद करते हैं और ये सुनने वाले भी कहते होंगे यार लगे रहे, हमें क्या फर्क पड़ती है, हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें तो सब कुछ मराद मिल रही है, ये बोलते रहे, इनका काम ही बोलना है, हमने सुननी नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो बात हो रही थी बैकअप की, बैकअप जब होगा नहीं होगी तो आप बताएं ना। टेस्ट क्रिकेट जी आप अलग कर रहे हैं, उसको मैंने बना रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो मैंने आपको जैसे बताया था कोई खेलना ही नहीं चाहेगा। अब वही बात है कि मिडिल ऑर्डर, हमने हमेशा से ये बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर आपने बनाया ही नहीं, मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं। अभी वही अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को वापस लाया जा रहा है, जो कि दोनों आपके पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं है, दोनों ओपनर खेलते हैं। तो आप फिर जब उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर वही मसला आएगा कि भाई आपने पोजीशन चेंज की जिसकी वजह से कारकर्दगी की जो मेयार है वो नीचे गया। तो हमारा वही रोना है कि ये जो मैनेजमेंट है, मेरी एक मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है, सर ये जो दो हीरे आपने पाले हुए हैं, एक तो ये आकिब जावेद साहब है और ये वहाब रियाज नामी और एक आलिया रियाज नामी, उस तरह के बेशुमार लोग हैं, सर आप इनको भी तब्दील करके देख लें, शायद कोई बेहतरी आ जाए। आपको तो तब्दील करने की हम बात कर नहीं सकते, तो आप शायद ये मैनेजमेंट तब्दील कर लें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए। अहमद सईद साहब, सर बैकअप देखें, बैकअप की अगर बात आप कर रहे हैं तो हमारे पास ले जाएंगे तो फिर वही नाम है जिससे अभी अली तनवीर साहब बात कर रहे थे। बैकअप अगर आपने लाना था तो आपको ज़ाहिर है उन प्लेयर्स को लेकर आना था जो कायदम ट्रॉफी के परफॉर्मर हैं, जिन्होंने रेलिवेंट फॉर्मेट के अंदर रन स्कोर किए हुए हैं। उसमें से 2-3 नामों को लेकर आए भी हैं। अजान अवैस को चांस दिया है, अब्दुल्ला फजल को चांस दिया है, हमजा नज़र को मेरा ख्याल है उन्होंने शामिल किया है कैंप के अंदर, रोहेल नज़ीर को शामिल किया है, लेकिन रोहेल नज़ीर तो पहले भी शामिल हुए थे, उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो बात यह है कि आपने जब किसी का जब बैकअप तैयार करना होता है तो बैकअप तैयार करने में पहली बात होती है कि आपको ट्रस्ट करना है। लेकिन ट्रस्ट वो लोग करते हैं जिनको प्लेयर्स की डेवलपमेंट का पता होता है। आपने तो अपने इर्द गिर्द, अभी आप इंट्रो के अंदर वुमेन्स क्रिकेट की भी बात कर रहे थे, अपनी मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट दोनों को निकाल के देखें। आपके जितने भी कोचेज़ यहाँ पर लगे हुए हैं इन दोनों टीमों के साथ, उनमें से किसी एक के ऊपर हाथ रख के ये बताएं कि ये बंदा इतना कैपेबल है कि उसे प्लेयर की डेवलपमेंट का पता है। मैं ये मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी अपनी सूरत हाल ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता, क्योंकि वो क्रिकेट देखें, आप जब प्लेयर है ना, उसके बाद जब आप कोचिंग में आते हैं, जब तक आप ग्रास रूट लेवल में जाकर कोचिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्लेयर की डेवलपमेंट के फेजेस क्या होते हैं। हर प्लेयर को उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह डील करना है, हर प्लेयर को उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह प्लान करना होता है। हम ग्रास रूट में प्लेयर के खेलने की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक शायद अभी तक पूरे जितने भी एनालिसिस के मीडियम चल रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया में, वहाँ पर शायद ये वाला टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि वो कोच जिसने ग्रास रूट लेवल पर जाकर कोचिंग ही नहीं की हुई, वो सीधा पाकिस्तान की टीम में कैसे आकर कोचिंग करता है। जिस बंदे के पास किसी क्लब लेवल के ऊपर कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायरेक्ट नेशनल टीम का कोच कैसे बनता है। वहाब रियाज साहब किस कैपेसिटी में पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के साथ हैं। अभी 1 साल पहले की अगर आप देखें तो वहाब रियाज साहब जो है पीसीबी की पॉडकास्ट करते फिरते थे वुमेन्स क्रिकेट टीम के चंद मेंबर्स को बिठा के, उसके बाद डायरेक्ट वो आए हैं और पाकिस्तान की टीम में कोचिंग पे लग गए। उनके पास कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है। हम प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, ये नहीं जाते बेसिक्स की तरफ, ठीक है वो भी जरूर होनी चाहिए उसके ऊपर बात, लेकिन कोचेस से आप कब सवाल करना शुरू करेंगे, पीसीबी से आप ये पूछना कब शुरू करेंगे कि भाई ये जो कोचेस आप लेकर आते हैं वो कोचेस कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक, कौन सा, आप जब भी किसी को जॉब पे रखते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं तो उससे उसकी सीवी मांगते हैं ना, उस सीवी के ऊपर उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखा होता है। अगर उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना हो तो आप उसको उस पोस्ट के ऊपर जो सबसे टॉप नॉच पोस्ट होती है, जो सबसे ऊंची उसके ऊपर नहीं बिठाते। उसे आप गुजारते हैं तरबियत में से, उसे आप गुजारते हैं ट्रेनिंग में से, उसे आप 4-5 साल उस इदारे में काम करवाते हैं, उसके बाद उसको जाके आप कोई ऐसी पोस्ट देते हैं। लेकिन यहां पर तो ये सूरत हाल है कि एक आदमी जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उसने चंद अरसा जो है वो मेंटोर के तौर पर काम किया, उसके बाद कुछ पॉडकास्ट की, उसके बाद कुछ लोगों की तारीफें की, कुछ लोगों के हक में ट्वीट्स की, और वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कोचिंग करने चला गया। आप मुझे ये बताया ना कि इससे पहले जो जुनैद खान साहब थे वो मेंस टीम के कोच, उन्होंने न्यूजीलैंड जाकर सीरीज जितवाई थी पाकिस्तान की टीम को, वहां जाके मैचेस जीते, उनको सैक कर दिया और लेकर आए वहाब रियाज को।
भाई जब आपके क्राइटेरिया इस तरह के हैं ना, तो फिर आप ये जो बैकअप शैकअप की डिबेट आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी फजूल डिबेट्स हैं, लाया नहीं डिबेट्स हैं। वो अब मुझे समझ आई है कि वो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, वो रिजवान की सूरत में एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, वो और ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो बड़ा मुश्किल था वहां जाके वो किया और इन रिटर्न उनको क्या मिला, रिवॉर्ड का मिला, उनको सैक कर दिया गया। तो जुनैद खान के साथ भी एग्जैक्ट वही हुआ है। अच्छा अली साहब, सर ये जो वीमेन क्रिकेट टीम की अब हम बात करें, मुसलसल चौथे शिकस्त है, ये फर्द वाहिद तो इसमें नहीं कसूरवार होगा ना? अगर हम टोटली वहाब रियाज की बात करें तो ऐसा नहीं है, जाहिर है इसमें और भी मुहरकात शामिल होंगे। तो आपकी नज़ीर और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेट टीम यहाँ पर लैक कर रही है? अगर ये कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो शायद हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। सर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, एक तो वही बात की जाए जो अभी जो क्राइटेरिया मेंस क्रिकेट पे अप्लाई किया जा रहा है, वो अभी तक वुमेन क्रिकेट पे अप्लाई नहीं किया जा रहा। फिटनेस आप देखें, वो आपको वो उस पूरी टीम में नहीं नजर आएगी, जबकि उसकी मिसाल है कि आपको पता सर वो फिटनेस ठीक करने के लिए तो लेकर गए थे ना फास्ट फूड खिलाने के लिए, और वो क्या करें इस कौम के लिए यार। अच्छा, ये ज़रा थनोली साहब की लाइन दोबारा से चेक कीजिएगा, ये रिकनेक्ट करें तब तक। अहमद सईद साहब, अच्छा अब ये थनोली साहब बार बार थनोली साहब जो आलिया रियाज की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रिश्ता है, क्या कोई लिंक है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो है वो खानदानी क्रिकेट या कुछ इस तरह से? देखें, मेरा ख्याल है कि हम चलेंगे इस टॉपिक के ऊपर नहीं बात करते कि वो कौन सा रिश्ता, हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड अगर हम बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें जब तक परफॉर्मेंस का तज़किरा ना उस वक्त तक बाकी बातें जो हैं वो देखें। एक प्लेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो सेलिब्रेट हो रही होती है, वो कुछ भी करे। एक प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें उठाकर उनका तज़किरा शुरू कर दिया जाता है। आलिया रियाज पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के उन चंद नामों में से हैं जो शायद मतलब एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर में शुमार होती हैं। 86 उनके वनडे मैच हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए, और 114 उनके T20 मैच हैं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के लिए। लेकिन इतना क्रिकेट खेलने के बावजूद भी अगर आलिया रियाज को यह समझ में नहीं आ रही कि आप इन पूरे वर्ल्ड कप के अगर 3-4 मैचेस की अगर हम बात करें जिसमें पाकिस्तान हारा है, वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आती है मिडिल ऑर्डर के अंदर, उन्हें अगर इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कुछ फेजेस ऐसे होते हैं मैच के, वो चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। T20 में भी जब अर्ली विकेट गिरने हैं तो 20 ओवर तो पूरे खेलने हैं ना, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, आपको प्रोलॉन्ग करना होता है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है एक्सपीरियंस प्लेयर से। जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स आकर इस तरह विकटें दे जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको उस तरह से शायद क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में वो क्या है। तो जो इनके रिसेंट जो फॉर्म चल रही है वर्ल्ड कप की और उससे पहले की, उसमें कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि आप उन्हें कहें कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर ये पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू हो रही है इस बुनियाद पर, तो फिर मेरा ख्याल है कि साइम अयूब के ऊपर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर क्राइटेरिया कुछ और रखे हुए हैं परफॉर्मेंस के अलावा, तो फिर वो हर किसी के ऊपर अप्लाई होने चाहिए, वो सिर्फ इन 1-2 नामों के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो फिटनेस की बात कर रहे हैं अभी अली तलवनी साहब, बिल्कुल ठीक है उन्होंने बात की। आप एक मैच में 3-3, 4 खिलाड़ी जो है वो रन आउट हो जा रहे हैं, और उस रन आउट होने के बाद मतलब आप ना पहले बैटिंग करते हुए स्कोर करते हैं, ना आपसे चेज में स्कोर होता है। तो फिटनेस के अलावा मैं समझता हूं कि टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लॉ है, और इस सारे मसले की जड़ जो है वो आपको उस कोचिंग स्टाफ के अंदर नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है जी, तनवीर साहब सर कंटिन्यू कीजिएगा, आपके नजदीक मजीद कौन से मसले मसाइल हैं? सर मैं थोड़ा सा सर से इख्तिलाफ करूंगा, वो इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि जातियात में ना जाएं या आप फैमिली क्रिकेट पे ना जाएं। देखें, एक बंदे की सिलेक्शन क्राइटेरिया ही फैमिली क्रिकेट है, तो उस पर हम बात क्यों ना करें। सिद्रा अमीन को इस वजह से ड्रॉप किया गया कि आलिया रियाज को खिलाना था, जबकि लास्ट मोमेंट पे अहमद सईद साहब को आइडिया होगा कि सिद्रा अमीन हमारी वो क्रिकेटर हैं जिनकी परफॉर्मेंस बाकियों से बहुत बेहतर थी, और उन्होंने रिसेंट पास में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। उसको पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड में बिठा के आलिया रियाज को खिलाया गया, तो हम इस पे बात क्यों ना करें। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं फैमिली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो अगर जब तक आप फैमिली पॉलिटिक्स को इस क्रिकेट में लाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। यही हम मेंस क्रिकेट को देखें तो वहां पे दामाद लीग है और यहाँ पे फैमिली क्रिकेट है। तो जब इन चीजों में बेहतरी नहीं आएगी तो आपके पास टैलेंट नहीं आएगा। फिर हम वही बात करते हैं कि बैकअप नहीं है। बैकअप यहाँ वुमेन क्रिकेट में भी बनाया ही नहीं गया। तो हम जब बात करते हैं कि इतने अरसे से 10-12 साल से हमारी वुमेन क्रिकेट में क्या बेहतरी आई है,
सर हालत यह है कि अभी हम क्वालिफाइंग खेल के हम वर्ल्ड कप में जाके खेलें और हालत यह है कि हम बांग्लादेश से भी हार गए, एक मैच तक हम नहीं जीत सके। तो हम इनकी परफॉर्मेंस के पे क्यों ना बात करें, हम इनके वो पॉइंट आउट चीजें क्यों ना करें जिसकी वजह से कि टीम में वो बंदी आलिया रियाज जो पहले बॉलिंग कराती थी, एज ऑलराउंडर खेलती थी, उसने देखा यार बॉलिंग करा के मैं क्यों खेलूं इसमें, मुझे तो और ख्वारी करनी पड़ रही है, उसने बॉलिंग भी छोड़ दी, वो बॉलिंग भी नहीं कराती। और हालत यह है कि जब यहाँ पे आपको पॉडकास्ट के लिए सवाल किया जाता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर्स हैं जो वोमेन क्रिकेट में आखिरी ओवर में 15 रन बना सकते हैं, उसमें जबरदस्ती आलिया रियाज का नाम लिया जाता है। आलिया रियाज, फातिमा सना, क्या ये दो प्लेयर्स हैं? फातिमा सना की बात की जाए, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क है, मेरिट पे है। वो बंदी एक आपको लगती है कि वो इंटरनेशनल खेलने के लिए वो बनी है। उसके अलावा आप कौन सी ऐसी बिल्कुल ठीक है जी। आवेग आवाई यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन क्रिकेट हो, हर जगह पर जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर जो है वो आम हो गया। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली तनोरी साहब, आप कीमती वक्त दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें कल पोर्चुगल बिलाखिर जीतने में कामयाब हो गई और अपनी अगली जो मंजिलें हैं वो काफ़ी हद तक आसान कर ली। अगर ये मैच ड्रॉ भी होता अगेंस्ट उज़्बेकिस्तान तो खासी मुश्किल होने वाली थी रोनाल्डो की टीम को। तो कल 5-0 से एक बड़ी कामयाबी। और जो मेसी के फ़ैन हैं जैसे कि अहमद सईद हैं, वो थोड़े से जेलसी भी फील कर रहे हैं, लेकिन जो रोनाल्डो के फ़ैन हैं वो कह रहे हैं कि रोनाल्डो ने जनाब कमाल कर दिया। मुझे सब क्या कोई बात नहीं, होता रहता है, फिर क्या है, 5-0 से हरा दिया है, अब रोनाल्डो का कमबैक हो गया, और क्या चाहिए। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। जो फैंस तो इंतज़ार कर रहे थे कि रोनाल्डो जो है वो परफॉर्म करें और रोनाल्डो का गोल स्कोर करना, उनकी जो अपनी एक सेलिब्रेशन है जो वो एक मखसूस अंदाज में सेलिब्रेशन करते हैं। 70,000 से ज़्यादा अफराद वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने वो सेलिब्रेशन उनके साथ की है स्टेडियम के अंदर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल होगा। और जब जब रोनाल्डो स्कोर करते हैं, उनकी जो मकबूलियत का आलम है, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग का आलम है, वो ज़ाहिर है कि दुनिया के टॉप नॉच एथलीट्स में वो शुमार होते हैं। ये जो आपने मेरे ऊपर तोहमत लगा दी है मैसी का फ़ैन होने की, देखें हम अब वो वाला फेज़ जो है ना क्रॉस कर आए हैं। 2008 से ये राइवलरी शुरू हुई रोनाल्डो और मेसी की, और 2026 तक ये राइवलरी अब भी चल रही है। 17-18 साल हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इतनी कंसिस्टेंट राइवलरी किसी भी स्पोर्ट के अंदर आपको शायद देखने को नहीं मिलती है दो खिलाड़ियों के दरमियान में। लेकिन अब चूँकि ये अब मेरा ख्याल है कि ये बात अब तय हो चुकी है कि ये इन दोनों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, मेसी का भी और रोनाल्डो का भी। क्योंकि मेसी जो है वो अगले वर्ल्ड कप में 43 के होंगे, रोनाल्डो जो है 45 के होंगे। मैं दावा नहीं कर रहा, क्योंकि रोनाल्डो का जो पिछला वर्ल्ड कप था, मेसी का जो पिछला वर्ल्ड कप था, उसको देखकर यही लगता था कि आखिरी बार वो नज़र आएंगे हमें बिगेस्ट स्टेज के ऊपर, लेकिन वो दोबारा वर्ल्ड कप के अंदर है। तो हम बीइंग अ फुटबॉल फैन, मैं ये समझता हूँ कि इट्स टाइम टू चेयर, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट इस लेजेंडरी जो इनकी राइवलरी आपस में रही है। तो रोनाल्डो स्कोर करें, मेसी स्कोर करें, इन दोनों को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इन दोनों ने अपनी अपनी कंट्री के साथ जो लेगेसी बनाई है वो बड़ी है। लेकिन मैं मेसी की तारीफ करते हुए भी हमेशा एक बात करता हूं कि रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीत जाना पोर्चुगल के साथ ये बड़ी न्यूज़ होगी अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने से। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का हम कंपैरिजन यहाँ पर कर चुके हैं पहले एक शो के अंदर भी। हम अगर देखें पोर्चुगल को या अर्जेंटीना को, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है अपनी कंट्री के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी कंट्री के लिए जो फुटबॉल को इस मयार के ऊपर वो लेकर आए हैं कि पोर्चुगल में पैदा होने वाला हर वो बच्चा जो फुटबॉल खेलने की ख्वाहिश रखता होगा, उसको किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो करने के लिए उसके पास एक एग्जाम्पल मौजूद होगी, और वो एग्जाम्पल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि रोनाल्डो हो, मेसी हो, बीइंग अ फुटबॉल फैन, मैं इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों के गोल्स को सेलिब्रेट करता हूं, मैं इन दोनों टीमों को सेलिब्रेट करता हूं। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो पोर्चुगल के साथ है कि पोर्चुगल ये वर्ल्ड कप जीतेगा। वर्ल्ड कप से पहले ही मैंने इसके ऊपर बात की है। लेकिन जब जब मेसी स्कोर करते हैं मैं उसको भी सेलिब्रेट करता हूँ, जब रोनाल्डो स्कोर करते हैं मैं उसको भी सेलिब्रेट करता हूँ। और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वो जज्बात नहीं रखते या हम किसी साइड के साथ नहीं रहे। हम भी पुराना फुटबॉल देखना शुरू हुए हैं तो हमारी भी इस किस्म की फीलिंग होती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब 18 साल गुजारने के बाद फैंस अगर अभी भी इस बहस के अंदर उलझे हुए हैं कि रोनाल्डो और मेसी में से कौन ग्रेटेस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि आप ये लम्हा ज़ाया कर देंगे। लिहाजा इस लम्हे को एंजॉय कीजिए, इसको चेयर कीजिए। कल के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पोर्चुगल, ये वो पोर्चुगल है जिसको ऑन पेपर हम फेवरेट करार दे रहे थे, और ये वो पोर्चुगल है जिसको फैंस देखना चाहते हैं खेलते हुए। समटाइम्स ये होता है कि आप जब किसी मेगा इवेंट में आते हैं, जो पहला मैच होता है,
आप सिर्फ पोर्चुगल के ऊपर जाहिर है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए ज्यादा हुआ कि रोनाल्डो इस टीम में है। पोर्चुगल के अलावा स्पेन ने पहला मैच ड्रॉ किया था। बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो पहले मैच में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो उनको देनी चाहिए थी, लेकिन जब वो दूसरे मैच में आई वो टीमें, जैसे स्पेन ने आते ही फिर सऊदी अरेबिया के खिलाफ आउट क्लास किया उनको, पोर्चुगल ने आते ही उज्बेकिस्तान को उसी अंदाज में बिल्कुल जो है वो आड़े हाथों लिया। तो क्योंकि पहले मैच के बाद फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि कंडीशन के साथ अडेप्ट किस तरह होना है, क्योंकि पोर्चुगल के मेरा ख्याल है कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में फुटबॉल खेलता हो। तो अडेप्टेबिलिटी वेदर के साथ, कंडीशंस के साथ, 70,000 80,000 का अरीना यहाँ पर बैठा हुआ है, फैन जहाँ पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस अडेप्टेबिलिटी में कुछ ना कुछ टाइम ज़ाहिर है कि उनको लगता है। पहले मैच ने आसानी पैदा की पोर्चुगल के लिए, उन्होंने 2-3 तब्दीलियां की। रूबिन दियास जो है वो वापस आए सेंटर बैक के तौर पर, वो गो के इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए थे। उनके आने से मैं ये समझता हूँ कि जो एक लीडरशिप वाला फैक्टर ऐड होता है डिफेंस के अंदर, वो ऐड हुआ और उसके साथ उनका पूरा जो फॉर्मेशन है वो क्लिक कर गया। न्यूनो मेंडेस बहुत शानदार गेम उन्होंने की, एक बहुत आला गोल भी उन्होंने स्कोर किया फ्री किक के ऊपर। लास्ट अगर हम परफॉर्मेंस देखें कॉन्गो के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस थी नूनो मेंडेस की, और ये नूनो मेंडेस हमें वही नूनो मेंडेस नजर आए जो उन्हें पीएसजी के साथ परफॉर्म कर रखा है पिछले 2 सीजन में चैंपियंस लीग के अंदर, और पोर्चुगल के साथ भी नेशंस लीग के अंदर वो कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया। तो मैच की अगर हम बात करें तो रोनाल्डो के 2 गोल सब ज्यादा डिबेट का हिस्सा बने हैं, और वो दोनों गोल मैं समझता हूं कि बहुत आउटस्टैंडिंग गोल थे। और ये वो रोल है, अगर आप रोनाल्डो और मेसी का कंपैरिजन टैक्टिकली करें तो देखें मेसी जो है वो नंबर 10 के रोल पर खेलते हैं, रोनाल्डो जो है वो नंबर 9 के रोल पर खेलते हैं। मेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्ले मेकर के तौर पर खेलें, क्योंकि उनके अराउंड पूरी टीम बनाई है उनके कोच लियोनेल स्कैलोनी ने। पोर्चुगल का प्लेइंग स्टाइल ऐसा नहीं है। अगर आप रोनाल्डो से नंबर 9 की डिमांड कर रहे हैं तो फिर उनको बॉल चाहिए बॉक्स के अंदर। फिर फैंस को रोनाल्डो से जो मतलब पिछले मैच के बाद एक बात हमने ये भी देखने को मिली कि फैंस ने ब्रूनो फर्नांडेज हैं या जोआओ नेवेस हैं, पोर्चुगल के प्लेयर्स की जो सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स हैं उनके लिए जाके कमेंट्स किए कि भाई रोनाल्डो को पास करो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि रोनाल्डो अगर 41 ईयर्स एज में आकर इतनी पीक फिटनेस के साथ इस मेगा इवेंट में खेलने आए हुए हैं, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नीचे आकर प्ले मेक भी करें और फिर वो बॉक्स में वापस जाएं। उनको बॉक्स के अंदर बॉल मिलेगा तो वो गोल स्कोर करेंगे, जिस तरह कल पहले गोल में हमने देखा जो कंसेलो ने बहुत शानदार रन लगाया और वो एक एक्सीलेंट फिनिश थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। और उसके बाद जब तीसरा गोल भी हम देखते हैं तो ब्रूनो फर्नांडेज का थ्रू बॉल था, उसमें भी रोनाल्डो का कुशन जो है वो उनके काम आया। तो एक्सपीरियंस का फैक्टर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है टीम के अंदर। यस, आपको उसके अराउंड टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, जिस तरह से अर्जेंटीना ने अपने आप को अडेप्ट किया, उन्हें मेसी के अराउंड जो है वो टीम बिल्ड की। तो इन दोनों का रोल जरा डिफरेंट है, लेकिन अगेन ये दोनों इतने बड़े प्लेयर हैं, ये दोनों इतने बड़े लेजेंड हैं इस खेल के कि जब फुटबॉल की बात होगी रोनाल्डो और मेसी का नाम आएगा। और मैं ये समझता हूं कि इट्स द राइट टाइम कि हमें रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी की डिबेट को भुलाकर इन दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, अब आज कौन कौन से मैचेस हैं? टोटल 6 मैचेस आज खेले जाने हैं, ठीक है। और कोई ऐसा तगड़ा मैच जो कि जैसे कल इंतजार था? देखें, आज के मैचेस की खास बात यह है कि अब 2 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा राउंड जो है वो इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनल शेप मिलनी होती है तमाम ग्रुप्स को। तो ग्रुप्स टेबल के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो तब्दीलियां आज रूनुमा होंगी वो फाइनल तब्दीलियां होंगी, उसके बाद फिर राउंड ऑफ 32 की टीमें भी जो है वो डिसाइड होंगी। तो इसलिए फीफा ने ये किया है कि जितने भी ग्रुप्स के मैच के आखिरी मैचेस हैं वो उन्होंने सेम टाइम पर, यानी ग्रुप ए के जो 4 टीमें हैं उनके 2 मैच सेम टाइम पर हैं, उसके बाद ग्रुप बी के जो 4 टीमें हैं उनके 2 मैचेस सेम टाइम पर हैं, और फिर ग्रुप्स और ये तमाम ए से लेकर जो एल तक ग्रुप है उन सारों के मैचेस को इस तरह। अच्छा, ये भी जरा मुझे क्लियर करें कि सेम टाइम पे क्यों रखते हैं? क्योंकि लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप में मुझे कुछ याद है कि इसके बारे में कोई लॉजिक भी पेश की जाती है कि इस वजह से ये सेम टाइम में रखे जाते हैं, और खासकर इंपॉर्टेंट जो मैचेस होते हैं ना उनकी टाइमिंग सेम की जाती है। वाई सो? देखें, इसमें ये फैक्टर होता है कि अब जाहिर है कि मैं आप सामने ग्रुप्स की सूरत हाल रखूं तो ग्रुप्स को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है कि जो 2 टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं वो फिर अपने बड़े प्लेयर्स को अरेस्ट करवा देती हैं, या फिर नेक्स्ट राउंड में अपनी मर्जी का ओपोनेंट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें कि एक टीम सेकंड पर फिनिश कर रही है और उसको नेक्स्ट राउंड में सेकंड पर फिनिश करने से फायदा होता है तो वो सेकंड पर रहना पसंद करेगी, वो मैच ड्रॉ कर लेगी या मैच हार जाएगी। नंबर 1 वाली जो टीम है उसको अगर नंबर 1 पर आमतौर पर ये होता है कि नंबर 1 आने वाली टीम को नेक्स्ट राउंड में जो है वो आसान अपोनेंट मिलता है, क्योंकि उसको किसी ग्रुप की सेकंड टीम से खेलना होता है। तो वो नंबर 1 पर रहने के लिए या नंबर 2 पर रहने के लिए टीमें इस तरह करती होती हैं कि वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवा देती हैं,
या फिर इन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता रहा है माजी में, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा है कि अब हम सेम टाइम पर रखेंगे ताकि टीमें जो खेल रही हैं आपस में वो दूसरे जो स्कोर हो रहे हैं दूसरे मैच के अंदर उससे इसके नतायज के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। तो इसलिए फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए फीफा ने यह फैसला किया कि ये मैचेस जो है वो सेम टाइम पर होंगे। आज के अगर हम मैचेस की बात करें तो 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, बी और सी। इनके मैचेस खेले जाने हैं और इनका आज जो है वो फाइनल हमारे सामने शेप बन जाएगी कि कौन सी टीम कहां फिनिश करेगी। अगर मैं आपके सामने अब तक की सूरत हाल रखूं तो ग्रुप ए में के जो मैचेस हैं वो वैंकूवर में खेले जाने हैं और सिएटल में खेले जाने हैं ये मैचेस, और ये मैच जो होंगे ये कनाडा और स्विट्जरलैंड की टीमें आपस में मध्य मुकाबिल होंगी ग्रुप बी के अंदर, और बोस्निया और कतर की टीम जो है मध्य मुकाबिल होगी। ये ग्रुप बी के मैचेस हैं। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो उसमें वन ऑफ द होस्ट कंट्रीज मैक्सिको, वो आज चेकिया के अगेंस्ट खेलेगी। मैक्सिको की टीम गो के क्वालिफाई कर चुकी है 2 मैचेस जीतकर, लेकिन उनके जहन में ये बात भी कहीं ना कहीं मौजूद है कि उन्हें नंबर 1 के ऊपर भी फिनिश करना है ताकि उन्हें राउंड ऑफ 32 के अंदर अच्छा ओपोनेंट या उनके डिजायरेबल जो ओपोनेंट है वो मिले। इसी तरह साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका की टीमें भी जो है वो आज ग्रुप ए में मध्य मुकाबिल हो। ग्रुप सी की अगर बात करें तो यहां पर 2 बड़ी टीमें मोरक्को और ब्राजील की शक्ल में यहां पर मौजूद हैं। ब्राजील का मैच जो है वो आज स्कॉटलैंड के साथ खेला जाना है और मोरक्को का मैच हेटी के साथ खेला जाना है। इस ग्रुप की खास बात यह है कि फैंस रोनाल्डो और मेसी के अगर जहां पर डिबेट करते हैं तो फुटबॉल के अगर हम बड़े बड़े नाम की बात करें तो उनमें नेमार का नाम यकीनन जो है वो शामिल होता है। नेमार अभी तक दोनों मैचेस जो हैं वो नहीं खेल पाए हैं इंजरी के बायस, और आज के मैच के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेमार आज के मैच में फैंस को एक बार फिर वर्ल्ड कप की स्टेज पर ब्राजील को रिप्रेजेंट करते हुए देखें। तो स्कॉटलैंड का मैच, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस मैच में मोरक्को और ब्राजील के दरमियान जो है अगर दोनों टीमें अपना अपना मैच जीत जाती हैं तो फिर ग्रुप पे नंबर 1 फिनिश करने की बात जो है वो भी इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये अपनी शेप आज मुकम्मल कर लेंगे। मैक्सिको में, अमेरिका में और कनाडा में, तीनों जगह पर आज दोबारा मैचेस खेले जाएंगे और इन 6 मैचेस के बाद ये तय होगा कि इन टीमों को नेक्स्ट राउंड में कौन सा अपोनेंट मिलता है। बिल्कुल ठीक है जी, 6 मैचेस हैं। लेट्स सी इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं, आने वाले शोज में उनको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मैचेस, तमाम मैचेस जो हैं वो आप फैंस जो हैं वो एंजॉय करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।